अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद के एक देहाती इलाका दयालगढ़ में, जहां पे एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लेकिन ये वाक़या आज नहीं, ये वाक़या कुछ दिन पहले नहीं, ये वाक़या 4 साल पहले पेश आया था। लेकिन इसकी FIR 2020 में दर्ज की गई। यानी जो वाक़या 2016 में पेश आया उसकी FIR 2020 में दर्ज की गई। और वो वाक़या एक इक़दाम कत्ल का था, जिसके बाद जिस पर इक़दाम कत्ल किया गया वो 1 साल के बाद फौत हो गया, यानी इंतकाल कर गया। और आज उसी के भतीजे ने 4 साल की जिद्दोजहद के बाद इस FIR को दर्ज करवाया है। इसका पस मंज़र क्या है, इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हैं, वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर इस वाक़े को 4 साल पहले FIR की सूरत में दर्ज नहीं किया गया, ये आज हम देखेंगे प्रोग्राम मुजरिम कौन। नाजरीन, इस वक्त हम फैसलाबाद के इलाका दयालगढ़ एक गांव है जहां पे हम मौजूद हैं। और हमने बहुत से ऐसे प्रोग्राम किए हैं जिनमें आपको दिखाया गया है कि मर्डर भी होते रहे हैं, इक़दाम कत्ल भी होते रहे हैं, अगवा भी होते रहे हैं, ज़िना भी, मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम का इर्तिकाब होता रहा है। और उन्हीं जराइम की बुनियाद पर जिस तरह से मुकदमात पुलिस लेकर चलती है और किस तरह से तफ्तीश होती है, वो सब कुछ आपके सामने हम लेके आते हैं। लेकिन ये पिछले तकरीबन 4 साल में ये पहला ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें हम एक ऐसे मुकदमे में आए हैं कि इसमें 2016 में जुलाई के महीने में एक कत्ल हुआ था जिसकी FIR 2020 में हुई है। यानी कि जो कत्ल 2016 में हुआ था उसकी FIR आज यानी कि तकरीबन कोई 4 साल बाद ये FIR दर्ज होती है। ये हमारा कानून नाफिज करने का निज़ाम है। और ये क्यों और कैसे पेश आया, इस तमाम तर वाक़े की तफसील जानने के लिए आज हम इस गांव में मौजूद हैं। ये FIR अगर दर्ज ना होती तो शायद हमें भी पता ना चलता, लेकिन अगर ये इससे पहले हमारे पास आ जाते तो शायद बहुत पहले इनकी FIR हो चुकी होती। लेकिन वो क्या वजूहात हैं कि 4 साल तक इनकी FIR दर्ज ही नहीं हो सकी, 4 साल तक ये अदालतों के दरवाजे ही नहीं खटखटा सके। क्या वो फाइनेंशियल रीज़न थी, क्या वो यहाँ के सियासी असर व रसूख था, मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात थी। और सबसे बड़ी बात यह कि वो वाक़या क्या था। वो वाक़या तो आप ऐसी सूरत हाल में जब 4 साल गुजर चुके हों तो वो तो गांव के लोगों को भी पूरी तरह से याद नहीं रहता कि वो वाक़या क्या था। तो हमारे पुलिस हुक्काम को और हमारे जो CPO साहब हैं उनको कैसे पता होगा कि ये वाक़या क्या है। तो उस पूरे वाक़े को भी जानने के लिए कि वो वाक़या क्या था और क्यों पेश आया और उसके बाद क्या कुछ होता रहा, और जो इसमें मकतूल है उसके वरसा कहाँ गए, उसके लवाहिकीन वो कहाँ गए, उसके बीवी, उसके बच्चे, क्या वो इसी गांव में हैं या क्या वाक़या पेश आया, उसके बाद क्या तसलसल चलता रहा। और ये जो आज जिस मुकदमे में हम आए हैं इसमें जो मुद्दई है वो भतीजा है मकतूल का, यानी कि मकतूल जो है वो इस मुद्दई का चचा था। और इन्होंने अब पैरवी करने का फ़ैसला किया और इस केस की तमाम तफसील आज हम आपके सामने रखेंगे। और इसको पेश रखने का मकसद ये है कि CPO साहब भी इस प्रोग्राम को देख लें और अंदाज़ा कर लें कि आपकी पंजाब पुलिस के कारनामे किस कदर वसी हैं कि एक मुकदमा जिसकी एप्लीकेशन 4 साल पहले दी गई थी उसका मुकदमा आज दर्ज हो रहा है। और वो भी पंजाब पुलिस ने कोई ऐसा बहुत बड़ा कारनामा करते हुए ये मुकदमा दर्ज नहीं किया, बल्कि ये मुकदमा अदालत में रुजू करने के बाद, यानी रिट पिटीशन फाइल करने के बाद ये मुकदमा दर्ज हुआ है। और उस वक्त से आज तक ये किसी वकील को हायर क्यों नहीं कर सके, ये किसी अदालत में पेश क्यों नहीं हो सके, ये भी हम इनसे सवालात करेंगे। लेकिन पहले हम वाक़या जान लेते हैं कि वाक़या वो क्या था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस मुकदमे के मुद्दई एहसन फ़ारूक साहब, और उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि वाक़या क्या था। फ़ारूक साहब, जुलाई के महीने में 2016 में ये वाक़या पेश आया था। जी जी। क्या था ये वाक़या और आप उस वक्त कहाँ पे थे? सर मैं इतने अपने बाजार से खलोता सी ते कज़न मेरा जरा मसलन जिन्ना मसलन जिसके साथ ये जो मुल्जिम पार्टी है उसकी बात कर रहे हैं? नहीं जी, अपना जरा मेरा कज़न आपका जो कज़न है जी, ठीक है। वो ना दुकान ते दही लैन जा रहा सी, ये बाहर खलोते सी, गालां कढन दे खलो के। ठीक है। ये खाली हत्थ सी, उन्हां कोल मसलन हथियार सी, फायरिंग करन दे सी, सरेआम उन्होंने फायरिंग की उन्होंने। ये भी फिर कज़न जरा मेरा वापसी आया घर। आप मुझे इससे पहले बताएं कि ये फायरिंग की वजह क्या थी, क्या था रीजंस क्या थी, सियासी वजूहात? सियासी बने जी, पहलों जी माड़ा जिहा झगड़ा सी ते होर किसी पार्टी नाल यार सज्जन से उन्होंने मगर ला के ना मसलन वो बत्ती नडाल उन्होंने
ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵੇਚ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ क्या ਫਲਾਣਾ नुकसान क्या किया था? ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਬਸ ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਸੱਜਣ ਸੀ ਯਾਦ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਸਲਾਮਤ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਲੋ ਕੱਲ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਪ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਕੋਈ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਭਰਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇ एक ही बहन है बस माई जी है बीमार है। अच्छा वो एक रीज़न बन गई कि जो पहले एक झगड़ा हुआ था उस झगड़े में अपने दोस्तों वगैरह का साथ दिया था जिसकी वजह से इसकी उनके साथ दुश्मनी बन गई। जी जी। उसके बाद आपने कहा जी दही लेने गया था और पीछे ये आपका जो चचा है जी जी ये था उसके पीछे और वो फायरिंग वगैरह कर रहे थे। जी जी। उस वक्त क्या हुआ फिर? ये जी जो फायरिंग हो रही ना चाचा मगर गया जी छडौना भतीजे ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਚੱਲ ਆਇਆ ਪੁੱਤ ਮੁੜਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਚਾਚਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣਾਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੱਬੇ ਬਾਜੂ ਦੇ ਨਾ ਫਾਇਰ ਲੱਗ ਗਏ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਫਾਇਰ ਜਦੋਂ ਲੱਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਇਹ ਝੁਮਰੇ ਗਏ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਾਲਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਜੀ ਭਾਈ ਉਹ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਲਾਣ ਹੋਏਗਾ ਢੀਂਗ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਚਲੋ ਲੈ ਬੈ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹ 4 ਸਾਲ ਲੰਘੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। सही। अच्छा नाजरीन यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूँ शायद इनकी कुछ बातें आपको समझ में ना आ रही हों लेकिन इनका कहना ये है कि जब ये वाक़या हो गया तो उसके बाद ये गए झुमरा और वहाँ पे इन्होंने जो रिज़ल्ट जो मेडिकल इन्होंने करवाए कि वो जो 2 फायर लगे थे इनके चचा को उसका इन्होंने मेडिकल वगैरह करवाया और करवाने के बाद इन्होंने एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद पता ये चला कि इन्हीं के कुछ रिश्तेदार हैं जिन्होंने मुलजिमान के साथ मिल के उनके साथ खुद से समझौता कर लिया। हालांकि समझौता करने में इनको शामिल रखा जाना चाहिए था लेकिन इनको शामिल ही नहीं रखा गया। वो इस वजह से कि जो इनके वो रिश्तेदार थे उनका उनके साथ भी कोई सियासी गठजोड़ था जिसकी वजह से ये 2016 जुलाई की बात है और उसके 1 साल बाद आपको पता है कि इलेक्शन हुआ था 2018 का तो ये उसी माहौल में और बल्दियाती इलेक्शन भी थे उस वक्त तो ये उसी माहौल में उन्होंने ये सब किया और ख़ुद से गठजोड़ करके इनको ये उन्होंने कह दिया कि आपका पर्चा भी होगा आपका ये मुकदमा पूरी तरह से इसी तरह से लड़ा जाएगा जिस तरह से आप ये चाहते हैं। लेकिन 2-4 महीने इनको चक्कर लगवाते रहे वो मेडिकल कहाँ गया वो एप्लीकेशन कहाँ गई वो सब कुछ एक फ़रीक के पास जमा था जिसने खुद से अपने पास महफूज कर लिया और इनको बाकी सारी चीज़ों से दूर रखा। यानी कि वो मेडिकल और वो सारी दस्तावेज़ात जिनकी बुनियाद पे इस मुकदमे को आगे चलना था वो दस्तावेज़ात इनके पास ना रहीं। उसके बाद ये मुसलसल धक्के खाते रहे कभी पुलिस स्टेशन के कभी कचहरी के कभी कहीं के लेकिन ये तमाम तर वाक़या पेश आने के बाद इतना अरसा गुजर गया। अच्छा मुझे एहसन साहब ये बताएं कि उस दौरानिए में जब आप ये जाते थे थाने के चक्कर लगाने के लिए या कचहरी के चक्कर लगाने के लिए कि आपका मुकदमा दर्ज हो जाए उस दौरान आपको पता नहीं चला कि ये आप ही के कुछ रिश्तेदार हैं जिन्होंने खुद से समझौता कर लिया? पता नहीं बाद पता लगा जी जो झुमरे गए हैं ना जी DSP तू चौकी इंचार्ज ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਦਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮਦਈ ਕੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਰਸਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਨਵੀਦ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਦੇ ਜੀ ਉਹ ਨਵੀਦ ਹੋਣਾ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਬੱਲਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਮਸलन कार्रवाई नहीं की थी उन्होंने। सही। और वो जो मुलजिमान थे जिनका इस FIR में जिक्र है जी जी वो मुलजिमान फिर उस वाक़े के बाद यहीं पे फिरते रहे और क्या बना? फिरते रहे बाजार पिंड ਦੇ ਰਹੇ और उसके बाद फिर आपका कोई उनके साथ लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ तो नहीं? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। अच्छा। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਝਗੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚਾਚਾ ਸੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। सही। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਜਾਈਏ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। सही। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਮੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਜੀ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो आपके चचा को फायर लगे ਜੀ ਜੀ तो वो कितने अरसे के बाद फिर उनका इंतकाल हुआ या कितना अरसा वो जिंदा रहे? ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਫੈਰ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਾਲ ਕੁ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਨ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਦੀ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਜ਼ ਫਾਤਮਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਦੀਨਾ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਵਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਉਹਦੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। वो जो फायर एक बार लग गए बस उसके बाद नहीं उठा फिर वो? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਸ, हाँ, इसके अलावा नहीं वो ਇਸ उठा। ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਕੰਮ लेकिन उस वक्त जो आपका 324 का पर्चा काटा जाना चाहिए था वो भी नहीं ना कटा? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ। ठीक है। अच्छा उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि वो 1 साल तक जिंदा रहा, उसके बीवी बच्चे क्या कितने हैं उसके? ਇੱਕ ਬੇਗਮ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਆ ਉਹਦੀ, हाँ हाँ। ਤੇ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲੀ, ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ। उसके बाद फिर उनका क्या हुआ? 1 साल के बाद जब वो फौत हो गया तो उसका फिर उनका फिर खाना पीना और वो सारा उनकी कफालत कौन करता? ਉਹ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਲ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਪੋਰट ਉਹਦੀ। अच्छा ਹਾਂਜੀ बस ऐसे ही चलता रहा। ऐसे चलता और इसके रहा। अलावा होता चचा कि की ऐसे कोई चलता है। जैसे आमतौर पे गांव में ज़मीनें वगैरह होती हैं, चचा की कोई ज़मीन ਇਹ वगैरह नहीं? ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੇਚ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। पहले ही 7 ਕਨਾਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਉਹ ਵੇਚ ਗਿਆ ਆਪਣੀ। तो उसके बाद फिर कुछ नहीं बचा? ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਜੀ। ठीक। अच्छा उस मुकदमे की पैरवी बाद में आपके अलावा बाकी सब मिलके करते रहे हैं, को पता करते रहे हैं कि जी कोई किसी तरह से उसका पर्चा हो जाए या कैसे फिर? ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਦਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੇੜੇ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। हाँ हाँ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਨਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਨਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ। हाँ हाँ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਲਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਚਲੋ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ, ਖਰਚਾ ਦਿਓ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। हाँ हाँ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣਾ। और पुलिस वाले भी बगैर खर्चे के आपका कोई काम नहीं कर रहे नहीं थे जी, उस वक्त? कि कोई 4 आने देंगे तो काम आगे ਹਾਂਜੀ चलेगा, ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਕੋਈ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ, ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। वैसे नहीं आना। अच्छा अच्छा उसके बाद अब ये पर्चा आपका किस तरह से हो गया? किस तरह से आपने उस इतने दौरानिए में आप कभी किसी वकील के साथ नहीं मिल सके? ਨਹੀਂ ਜੀ, पैसे ही नहीं थे? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ। मिलना कैसे था? ਹਾਂਜੀ ਜੋ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕੋਈ। सही। और अब ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। सही। तो अब किस तरह से ये आपने मैनेज किया और कैसे आप ਬਾਅਦ अदालत ਜੀ के पास? ਇੱਥੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਾਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ठीक है। ਹਿਸਾਬ ਲੱਭ ਜਾਵੇ। तो अब आपने रिट पिटीशन फाइल की थी जिसकी बुनियाद पे ये पर्चा हुआ ਹਾਂਜੀ और उसके बाद पर्चा हो गया आपका? ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। लेकिन उसके बाद से जब से पर्चा हुआ अब तक आपको पुलिस ने कोई कॉल की या कोई तफ्तीश शुरू हुई, कुछ हुआ उसके ਨਹੀਂ ਜੀ बाद? ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਫਆਈਆਰ ਇਕੱਠੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਆਹ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। हाँ, हाँ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ। अभी तक आपको कोई नहीं? ਨਹੀਂ ਜੀ। आपको ये लगता है कि जो आपके मुखालफीन हैं, जो मुलजमान हैं, वो इतना अरसर और सूख रखते हैं कि वो दोबारा से इस FIR को दबा देंगे? ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। सही ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਸਾਡੀ। सही। लेकिन हुआ तो वो कत्ल है आपका? ਹਾਂਜੀ ठीक है। अच्छा इनको दें ज़रा इनका तारुफ। तो मेरा नाम उस्मान है, मैं भी इसी गांव का हूँ और बरादरी बेस पे भी हूँ। हमारा घर है इनसे थोड़ा सा आगे। अच्छा मैं इस पर्चे का गवाह हूँ और जो ये भाई है ना, ये अभी शिफ्ट हो गया हमारे घर के पास। इन्होंने मुझसे ये बात शेयर की थी कि ऐसा ऐसा मसला है, तो मेरे साथ चलोगे? मैंने कहा मैं अगवा बन जाऊँगा, क्योंकि मेरी आंखों के सामने जो कुछ भी हुआ है मेरी आंखों के सामने हुआ है। अच्छा मुझे ये क्योंकि बताएं। फर्स्ट फायर का मुझे नहीं पता, फर्स्ट फायर के बाद मैं घर से उठ के बाहर आया तो मैंने देखा तो अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी। अच्छा उसी दौरान मैं पास में आया हूँ, जैसे चचा को फायर लगे उनको मैं लेके मैं खुद ही हॉस्पिटल में गया हूँ। अच्छा कौन से हॉस्पिटल में गए थे? मैं लाइट हॉस्पिटल में लाइट लेके गया हूँ। तो किस चीज़ पे लेके गए फिर आप? हम लोग गाड़ी पे लेके गए थे। गाड़ी अपनी थी या हाँ कहीं जी, जाए? हमारी गाड़ी अपनी थी। ठीक है। गाड़ी पे लेके गए थे, मेडिसिन भी ली, सब कुछ किया अपना। बाद में आके फिर मैं नहीं लेके गया, जो दूसरा मदई था वो बोला कि मैं इसकी रिपोर्ट खुद करवा के ले आऊँगा जुमरा थाना से, जुमरा हॉस्पिटल से उसकी रिपोर्ट मिलनी थी। ठीक है। फिर बाकी इनके कज़न ने जो सब इन लोगों ने करे, जब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ही लेके गया हूँ, मैंने उसकी केयर किया, सब कुछ मैंने किया है। बाद में इन लोगों के हैंडल कर दिया, मैंने बाद में ना पूछा है ना कोई बात की है। नहीं तो उसके बाद तो उन्होंने वो सारा खुर्द-बुर्द कर दिया, वो कोई पता ही बस वही ना, मैं पीछे हट गया, वो जो मदई था साथ में वही फिर वो FIR की रिपोर्ट और वो सब करवाने लगे।
मैं तो फिर आगे नहीं गया, मैंने कहा चलो नहीं, इनके आपके अपने पीछे हटने की वजह क्या थी? कोई धमकियां वगैरह मिल रही नहीं नहीं थीं या- धमकियाँ नहीं, वैसे ही पीछे हट गया था। या वैसे उन्होंने खुद ही आपको कह दिया वो कि भैया आप क्योंकि कभी भी कोई मसला होता है ना, वो मुझे इन्वॉल्व करते हैं इस चीज़ में, क्योंकि मेरा ना वो जो इनका पहला वो जो है ना, जिसके साथ जिशान के साथ इनका झगड़ा है, वो मेरा बचपन का दोस्त है, क्लासमेट भी है। ठीक है। उसकी वजह से कोई भी हंगामा होता है वो मेरा नाम सीधा ले लेते हैं कि ये साथ में ही हैं। फाइनेंशियली ये लोग कमज़ोर हैं और हम अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंशियली ठीक हैं। इसकी वजह से वो मुझे साथ में लेते हैं कि कल कोई मसला बनेगा, ये पीछे से सपोर्ट करेगा, हम इसको साथ में ले लेंगे। ये वजह से मैं फिर थोड़ा सा खुद भी पीछे हट गया, क्योंकि लंबा था, मैंने बाहर भी आपको अंदाजा हो गया कि काम लंबा है, काम लंबा है, तो फिर मैं पीछे हट गया था, मैं आगे नहीं आया। फिर उसके बाद ये जो इनके चचा हैं ये बाद में चारपाई पे पड़ गए, तो उसकी फिर मदद वगैरह करते रहे आप भी? जी बिल्कुल मदद करते रहे हैं। हमने पूछा भी उससे आके क्या करना है, उन्होंने कहा कि मेरे कोई भी बस में नहीं है। जो जब भी उससे बात करता हूँ, जो मदई बनाया हुआ था ना, उसी के बस में सब चीज़ थी। हाँ। वो कभी कह देता था आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, कभी कहता था नहीं वो मेरी बात होगी। ये सियासी लोग जो MN MP और जो चेयरमैन थे ना, इन लोगों ने सारा इसको पर्चे को ना, जो इनकी रिपोर्ट थी, इनको खुर्द-बुर्द किया है। तो वो जो इनके जो अब हैं, इनकी जो बीवी थी आपके जो ये जो चचा हैं इनके, हाँ जी, इनकी जो बीवी थी वो, और वो जो बेटी उन्होंने लेके पाली हुई थी, वो अब किधर है? वो अभी पहले तो इधर ही थी। जब से ये दरख्वास्त हुई, FIR हुई है ना, वो डर के चले गई हैं। अच्छा। उन्होंने वैसे हमारे कांटेक्ट में है, लेकिन उन्होंने कहा था वो घर में अकेली रहती हैं और उसकी जो बेटी है ना वो रहती है। उन्होंने कहा ये घर ये थोड़ा सा शिफ्ट कर गए, दूसरी तरफ चले गए, पहले ये पास में घर था। बाकी लोग तो नहीं है। ये लड़का थोड़ा सा ना माशाल्लाह है कि कोई भी कोई आवाज़ दे बाहर आ जाता है, यहाँ देख लेता है। वो इसलिए डर के उन्होंने वो चले गए कि कोई नुकसान ना करें या रात में कुछ ना कर दें। क्योंकि वो जो मुखालिफ सारी पार्टी, बात है, मुखालिफ पार्टी वो उन्होंने करना तो है, तो इस वजह से फिर वो यहाँ से छोड़ के चले हाँ जी, गए। वो छोड़ के चले गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो इतना बड़ा मामला हुआ और उसके बाद फिर लड़ाई झगड़ा भी होता रहा, जिस तरह से ये बताते हैं कि पूरी बरादरी को और पूरे गांव को भी वो खड़े होके बाज़ार में गालियां वगैरह देते हैं, तो इसका कोई सद्देबाब करने के लिए गांव वालों ने कुछ नहीं किया? सर देखें, बात ये है कि गांव वालों को सबको गाली देते हैं, लेकिन इनका देखें ना अभी क्या हो रहा है। उनका दरअसल ना उनके पास कोई अप्रोच है हाई लेवल की, जैसे कोई DSP SP लेवल की उनके पास अप्रोच है, वो अप्रोच करवा लेते हैं। सही। जब मैंने FIR की, अपना ऑर्डर लिए ना उधर से, अपना क्या नाम है, अदालतों से ऑर्डर लेके हम लोग गए हैं अपना SHO के साथ अयूब साई के पास। उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल यही कहा कि आप जो इश्तिहारी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप उसकी वजह से हमारे पास आए, आपने जो ऑर्डर लिया ना ये मुझे मालूम है। पहले हमें ये SHO से पूछना है कि हमने ऑर्डर करवाया, हमारे पहले फायर लगे हैं, हमारे चाचा फोत हुए हैं, आप लोग ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना कोई आके पूछ रहे हैं कि इधर फायर लगे हैं, उनको क्या हुआ है, उसकी ना रिपोर्टिंग की है, ना किसी ने आके, यानी कि कोई होता है ना कि वो मिसल भी लेके आते हैं हमारे पास, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप उधर बैठ के बोल रहे हैं कि झूठा है। जैसे वो बोलते हैं, कोई भी बात होती है, मैं जब इसने बयान रिकॉर्ड करवाना था ना FIR का, जब हम लेके गए हैं, उसी टाइम भी वो आदमी क्या करता है, वो बोलता है ये चोर है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये असला बेचते हैं, ये नशा करते हैं, ये ऐसा है। हमारे चाचू को भी नशाई बना दिया उसने, रिपोर्ट में लगा दिया कि ये लोग नशा, ज़ाहिरी बात है कोई पैसा देते हैं या अप्रोच लड़ाते हैं, इसकी वजह से ऐसा हमारे साथ करते हैं। सही। नाज़रीन, ये सूरत हाल है, किस तरह से मुकदमा चला, किस तरह से वाक़या हुआ, ये आपको हमने बताया है। और 4 साल के बाद इनकी FIR दर्ज होती है। 4 साल तक इनकी FIR ही दर्ज नहीं हुई, यानी कि जो वाक़या हुआ था वो इक़दाम कत्ल का था, उसमें 324 लगनी थी, वो 324 का मुकदमा दर्ज ही नहीं हुआ। उसके बाद से चलते चलते वो चारपाई पे पड़ गए इनके चचा, और उसी फायर की वजह से वो 1 साल के बाद उनकी डेथ हुई, और उसके बाद ये मुकदमा 324 से 302 में कन्वर्ट होता था। लेकिन ना वो 324 का हुआ, ना ये 302 का हुआ, और इसी तरह से वक्त गुजरता गया, अप्रोच करवाते रहे। उस अप्रोच के नताइज ये निकले कि पुलिस ने इनका पर्चा ही दर्ज नहीं किया, और अब आके जो पर्चा दर्ज हुआ है वो भी रिट पिटिशन की वजह से ही दर्ज हुआ है। इसके अलावा एक इम्पैक्ट ये हुआ कि उनका जो इनके चचा थे, उनका घर इस तरह से उजड़ा कि उनकी डेथ के बाद उनकी जो लेपालक बेटी थी वो, और उनकी जो बीवी थी वो भी एक तरह से लावारिसी थी, और लोग उनकी मदद, मिलजुल के रिश्तेदार वगैरह उनकी मदद करते थे, और इस तरह से उनका गुजारा हो रहा था। लेकिन जब से इनकी FIR दर्ज हुई है, उन्होंने डर के मारे वो भी अपना घर छोड़ दिया है, और अब वो अपने किसी रिश्तेदार वगैरह के घर पे चली गई हैं। ये इस वक्त इनकी पूरी सूरत हाल है। इसके अलावा अब जिस जगह पे इनके चचा को फायर लगे, वो कुएँ की जगह भी आपको दिखा देते हैं।
और उसके अलावा वो घर भी आपको दिखा देते हैं जहाँ पे फायर लगने के बाद इनके चचा वहाँ पे रहते रहे हैं, और उनकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन का भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा उनके घर की ज़ाहरी हालत से भी कि वो एक तरह से वीक थे, कमज़ोर थे फाइनेंशियली भी और वैसे भी, जिसकी वजह से वो अपने मुकदमे को लड़ ना सके, अपना दिफा ना कर सके, और उसी वजह से 4 साल तक उनका मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यानी अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं या आपका असर व रसूख नहीं है तो आपको इस मुल्क में इंसाफ मिलना नामुमकिन के करीब तर है। तो अब आपको वो जाए वक़ूआ भी विज़िट करवा देते हैं और इसके अलावा उनका घर भी विज़िट करवाते हैं ताकि आप पूरा सिनेरियो आपके सामने आ जाए और पूरे जो यहाँ के हक़ाइक़ हैं, जो पस मंज़र है, उसका आपको पता चल सके। और जो हमारे पुलिस हुक्काम हैं या CPO साहब हैं जिनको तो शायद इस चीज़ का पता भी नहीं होगा कि यहाँ पे इस फैसलाबाद में ऐसे वाक़यात भी मौजूद हैं जिनके 4-4 साल तक पर्चे ही नहीं काटे जाते। अब हमारी अदालतें इसका क्या करेंगी, इनके क्या नताइज निकलेंगे, क्या इनको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं, या मुल्ज़िमान उसी तरह से इस गांव में दंदनाते फिरेंगे और इसी तरह से गलियों और चौकों में खड़े होकर पूरे गांव का गालियां बकते रहेंगे। ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा या इसमें कुछ चेंज भी आएगा? वो जिस तब्दीली के नाम पर हमारी सरकार ने वोट लिया है वो तब्दीली फ़िल वक्त तो नज़र नहीं आती। 2 साल 2.5 साल गुजरने वाले हैं लेकिन आज तक लोग इसी तरह से अपने इंसाफ की खातिर या तो थानों में चक्कर लगाते हैं या कचहरियों में चक्कर लगाते हैं, लेकिन जिसका असर व रसूख हो वो फ़ोन कॉल पे भी सब कुछ करवा लेता है। लेकिन जो गुरबा हैं वो इसी तरह से सड़कों पे, गलियों में, थानों में, कचहरियों में जलील होते फिरते हैं। आपको जाए वक़ूआ भी दिखाते हैं और उसके बाद उस घर का भी विज़िट करवा देते हैं जहाँ पे इनके चचा ने फायर लगने के बाद जो दिन बाकी वहाँ पे ज़िंदगी को गुजारे हैं और बाद में वहीं पे ही उनकी डेथ हुई है, वो जगह भी आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम मकतूल के घर के बाहर मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताते चलें कि मकतूल का एक भाई भी था जो उस वक्त भी माजूर था किसी एक्सीडेंट में या जिस तरह भी, तो वो माजूर हो गए थे और माजूर होने के बाद उनका सारे का सारा जो इन्हिसार है, जो उनका खाना पीना है, जो उनकी देखभाल है, वो उसी मकतूल के ज़िम्मे थी। ये आपको मेरे अकब में नज़र आ रहे होंगे, पानी पी रहे हैं, खाना शाना खा रहे हैं, लेकिन ये माजूर हैं और इनकी देखभाल करने वाला भी वही मकतूल था जो कत्ल होने के बाद फिर ये जो हैं ये भी अल्लाह के आसरे पे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे साथ एक और साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। इनका क्या सिलसिला था, किस तरह से ये माजूर हुए? इनका ना पहले शुरू से ऐसे था, बाद में ना इसका एक्सीडेंट हुआ था, बाद में इसको उसने सांभा था सारा, मतलब वो जो मकतूल हैं जी, उन्होंने इसका इलाज जो भी दवाई करवाते रहे जी, वही और इसको उनके कत्ल होने के बाद फिर इनका क्या हुआ? ये इसी तरह से जी, ऐसे ही इसका ये भाई यही बात में साफ होता था, एहसन साहब। हाँ जी, चाचू है इसका। अच्छा, तो इसने ही आज ये खाना और इधर अंदर भी पेशाब वगैरह सारा कुछ बाद में यही करता था। ठीक है। अच्छा, एहसन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एहसन साहब, ये पकड़े। एहसन साहब, मुझे ये बताएं कि अब ये माजूर हैं, ये भी आपके चचा ही हैं एक तरह से, तो इनका कैसे गुजारा होता है? गुजारा इतना जी, रोटी जिੱਥੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੁਰਿਸ਼ ਆਵੇ ਤੇ ਮੰਜੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਸਵੇਰ ਮਸਲ ਕੱਢ ਦਈਦੀ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਭੁੱਖ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਾਹ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ ਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਦੇਈਦੇ। ਬਾਈ ਤਾਂ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੀ, खा पी लेंदा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये घर है चचा का? जी जी। नाजरीन, आपको ये घर भी विजिट करवाते हैं, आए ज़रा। ये घर है चचा का? जी जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बज़ाहिर तो ये ठीक ही है, नॉर्मल सा घर है। जी जी। ये चचा ने खुद बनवाया था? रल मिल के बना के देता जी। अच्छा, और ऐसे ही थे बस यहीं पे रह रहे हाँ थे? जी। और एक उनकी बीवी और एक जो उन्होंने लेपालक बेटी जी, थी जी, वो यहाँ पे रहती थी जी जी। खाने पकाने का। उनके कत्ल होने के बाद यहाँ पे ही रहती रही जी, वो जी। दोनों? ठीक है। और ये घर नाम किसके था? ਇਹ ਨਾ ਜੀ दादापुर ना ही है जी। अच्छा, उसी वक्त की ये पड़ी हुई है? हाँ जी, उदों दी है। और उसके बाद से लेके अब तक चचा जो है वो नया मकान नहीं बना नहीं सके? जी नहीं। यानी कि उनकी फाइनेंशियल हालत हाँ ये जी थी। जी। ये नाजरीन आप देख लीजिएगा, ये एक छोटा सा घर है जहाँ पे हम खड़े हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये किचन लग रहा है और ये 1-2 कमरे हैं। और ये जो घर है ये इनके चचा जो मकतूल हैं, ये घर असल में उनके नाम पे नहीं था, ये उनके भी वालिद के नाम पे था। यानी कि एक वरासती प्रॉपर्टी है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। और ये छोटा सा घर जो है ये
इनके जो मकतूल चचा हैं उनके वाले साहब का था। अब सवाल ये है कि यहाँ पे वो अपना एक घर नहीं बना सके, ये उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थी, वो अपनी ज़िंदगी में अपने लिए एक नया घर नहीं बना सके, तो फिर वो किस तरह से अपना केस लड़ सकते थे। तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ताले लगे हुए हैं इस वक्त घर पर। किसी दौर में ये एक हंसता बसता घर था, लेकिन अब ये उजड़ा हुआ घर लग रहा है आपको, और ताले लग चुके हैं, बंद है घर, खाली है, कोई नहीं रहता यहाँ पे। लेकिन जो मुल्ज़िमान हैं वो आज भी इसी गांव में दंदनाते फिरते हैं, उनको कोई नहीं पकड़ सका। एफ़आईआर पकड़ना तो बहुत दूर की बात है, एफ़आईआर 4 साल के बाद दर्ज होती है, और अब उनका भतीजा आके जो है वो दोबारा से उनके केस की पैरवी करने वाला है कि शायद इनको इंसाफ मिल पाए, शायद ये जो उजड़ा हुआ घर है इसका जो अजाला किया जा सके, इसको उजाड़ने वालों के साथ इंसाफ के साथ भुगता जा सके और उनको वो सज़ाएं दिलवाई जाएं जिनके वो मुस्तहिक हैं। अब हम बाहर निकलते हैं, जाए वकुआ का भी एक विज़िट करते हैं कि कहाँ पे उनको फ़ायर लगे थे, और उसके बाद फिर हम सवाल रखते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों पर कि किस हद तक इन लोगों को इंसाफ मिल पाता है कि जिनकी एफ़आईआर ही 4 साल के बाद दर्ज हुई। नाज़रीन, इस वक्त हम जाए वकुआ पे मौजूद हैं जहाँ पे ये वाक़या पेश आया था। एहसन साहब से पूछते हैं कि कहाँ से इनके चचा जो है वो किस जानिब को आए और कैसे इनको पता चला कि यहाँ पे फायरिंग हो रही है। एहसन साहब, कैसे, कहाँ से, किधर से मुल्ज़िमान आए, किधर से आपके चचा है? मुल्ज़िम साहब सारे सामने इधर बाजार 'ਚ खलोते सी अपने घर। ठीक है। चाचा मेरा इधरों आ रहा सी जी। ठीक है। ठीक है, मैं तो दुकान 'ਚ खलोता सी। और जहाँ से इन्होंने दही लेना था वो दुकान कौन सी? वो इधर है जी। ठीक है। वो नुक्कड़ पर। और जो उन्होंने बताया आपने कि वो जो दूसरा लड़का था वो दही लेने आया था, उनके पीछे आए थे? जी जी। वो ले चुका था दही? नहीं जी, लैन जा रहा सी। अच्छा, अभी जा रहा था जी। और आपके चचा जो थे वो पीछे थे? जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? और सारा उन्होंने फायरिंग शुरू करती है उन्होंने। इधर से? इधर से। जो आप मुल्ज़िमान हैं उनके घर भी इधर ही हैं? जी जी, इधर ही है जी। ठीक है। नाज़रीन, जिस जगह पे हम इस वक्त मौजूद हैं, इनके बिल्कुल थोड़ा सा 2-4 घर छोड़ के ही आगे मुल्ज़िमान के भी घर हैं कि जिन्होंने यहाँ पे खड़े होकर फायरिंग की, यहाँ पे बंदे को फायर मारे, और अभी भी उनकी सूरत हाल ये है कि वो यहाँ पे चौक में आके पूरे गाँव को गालियाँ भी बकते हैं, और इस वक्त का भी पता नहीं है कि अभी वो वहाँ से निकलें और फिर से वही काम शुरू हो जाए, गालियाँ बकना शुरू कर दें या फायरिंग करना शुरू कर दें, कुछ भी कर दें, ये कोई पता नहीं है। और ये पूरे के पूरे गांव में ख़ास किस्म का खौफ व हिरास अभी भी मौजूद है, और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको इस चीज़ की संगीनी का अंदाज़ा ही नहीं है। अच्छा, उसके बाद आपके चचा को फायर कहाँ पे लगा? सारे इतने फायर लगा यहीं पे? जी। वो गिर पड़े या वापस? नहीं, डिग पे सर। गिर पड़े जी। उन्होंने फड़िया चौके खड़िया उन्होंने वापस? जी। आप पीछे से आए? हाँ जी, पीछे से। उस वक्त आप यहीं पे रहते थे? जी जी। ठीक है। और उसके बाद आप वापस वहाँ पे लेके गए, और आपका वो जो दोस्त जो पहले बात कर रहा था? जी जी। वो भी आपके साथ था, उस्मान? जी जी। ठीक है। और फिर आप यहाँ से लेके अलाइड हॉस्पिटल? जी जी। और वहाँ से आपने मेडिकल बनाया और फिर वहाँ जी सारा जी। प्रोसीजर। नाज़रीन, ये इस गांव का आप ये कह लीजिए कि मेन चौक है, यहाँ पे ये वाक़या पेश आता है। पूरे गांव ने ये वाक़या देखा, पूरा गांव इस चीज़ की गवाही देता है कि किसने किसको फायर मारा। इसके बावजूद ये मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, और 4 साल तक ये मुकदमा दर्ज ही नहीं हुआ। ये हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके रिकॉर्ड पे ही नहीं आ सका। ये एक इतना बड़ा सवालिया निशान है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों पर कि अब आइंदा हमें देखना ये है कि वो मुकदमा जो 4 साल के बाद दर्ज किया गया है उसका सद्देबाब या उसका कोई नतीजा भी निकलता है, या शायद वो मुकदमा भी उसी तरह से सियासी असर व रसूख और पैसे की ताकत की नज़र हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब हम आने वाले वक्त में देखेंगे कि एहसन साहब जो उनके भतीजे हैं और जो मकतूल इनके चचा हैं, उनकी बेगम और उनकी जो लेपालक बेटी है जो इस वक्त घर छोड़ के जा चुके हैं, क्या वो मुस्तकबिल में दोबारा इस घर में वापस आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे? क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? One 11 and 110.